पाइथन के अंदर अभी हमने बेसिक सारे समझ लिए हैं, ठीक है। सम हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं उस पर थोड़ी डिस्कशन की है लीड कोड के ज़रिए। अब हमारा जो अगला टारगेट है उसमें हम पाइथन में जो जो चीज़ें रह गई हैं उसको में अगर हम सम अप करें, एक कंसेप्ट आज हम सीखने वाले हैं मेजर कंसेप्ट, उसके बाद हमारी 3 चीज़ें मेजर रह गई हैं। एक फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, लाइक पाइथन को यूज़ करते हुए अगर आपने PDF फाइल बनानी है, आपने टेक्स्ट फाइल बनानी है, किसी फाइल को रीड करना है, उसका कंटेंट निकालना है, उस फाइल को डिलीट करना है सिस्टम में से, तो फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है, फाइलों के साथ हमें खेलना पड़ता है। पिक्चर है, पिक्चर को कैसे रीड करना है, राइट करना है, उसकी थोड़ी हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी है। एक फिर है जो हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी शुरू में, स्ट्रिंग के अंदर क्या था कि आप डबल कोड, सिंगल कोड या ट्रिपल कोड के अंदर जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग कहलाती है। लेकिन स्ट्रिंग को हैंडल करने के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बने बनाए पाइथन देता है कि सपोज अगर आप कोई स्ट्रिंग में से कोई वर्ड रिप्लेस करना चाहते हो, तो स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना चाह रहे हो, स्ट्रिंग को स्मॉल केस में, कैमल केस में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सो ऑन, तो वो कुछ फंक्शंस उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारे पास जो है स्ट्रिंग के अंदर उसके अलावा ये 2 टॉपिक रह गए, और तीसरा फिर हमारे टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी अगर कोई एरर्स आ जाते हैं पाइथन के अंदर तो उसको हम हैंडल कैसे करते हैं, उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं, सही है। और चौथा जो कंसेप्ट अभी मैं डिस्कस करने लगा हूँ, तो ये टोटली हमारा पाइथन के अंदर जो मेन हमने यूज़ करना है वो है। उसके अलावा भी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें रह गई तो वो हम होपफुली देखेंगे, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि कल तक रैप अप करें, और वेरी बेस्ट केस के हम नेक्स्ट वीक का सैटरडे यूज़ करके इसको हम रैप अप कर लें अपने सारे पाइथन को। फिर हम अपने सेकंड मॉड्यूल की तरफ कोर्स के जाएंगे और वहाँ से एक्चुअल AI की डिस्कशन जो है वो करना शुरू करेंगे कि कैसे एक्चुअली पूरी दुनिया, टेक की दुनिया वर्क कैसे करती है, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बैक टू द टॉपिक, आज जो हमने डिस्कस करना है उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो हमें प्लान करनी है। यूजुअली जब हम प्रोग्रामिंग अभी तक जो हमने सीखी है कि अगर हमें किसी चीज़ को हमें डिफ़ाइन करना है तो और कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है तो हम उसका फंक्शन बनाते हैं, ऐसे ही है ना। अगर मैं कहता हूँ मैंने 2 + 2 4 करना है तो हम उसका क्या बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं यूजुअली। अब ये जो हम फंक्शन बनाते हैं इसको प्रोग्रामिंग की दुनिया में फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियो के अंदर ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है वो हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना है तो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, यानी ये एक ऐसा नॉर्म है जिसको ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करें ये मैंडेटरी है, इसके बगैर हम पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों ने रिसर्च करके फाइंड की है कि ये बेहतर स्ट्रेटजी है टू कोड, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी जिस तरह हमारे पास थी ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग, उसमें क्या है कि हम फंक्शंस बनाई जा रहे हैं और काम होता जा रहा है। अब उसी चीज़ हमने फंक्शंस ही बनाने हैं बट विद डिफरेंट टेक्निक, और उस टेक्निक या स्ट्रेटजी को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। यानी हम फंक्शन डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, हम मेथड्स बनाते हैं। उस टेक्निक्स को, स्ट्रेटजी को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। अच्छा, अब ये क्या है, क्यों है, इसकी बैकग्राउंड के अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा ताकि आप क्लियर हो सको इन सारी चीज़ों के साथ। लेकिन अल्टीमेट आपको ये बात समझ आ रही है कि हम ऊप यूज़ करें या फंक्शन प्रोग्रामिंग, दोनों का जो आउटकम है वो सेम होगी, यानी उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। ऊप यूज़ कर लें या फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ कर लें, दोनों में फ़र्क नहीं है। यानी जो भी काम आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग से अचीव कर सकते हो, सेम काम आप ऊप से कर सकते हो जो ऊप से अचीव कर सकते हो। यानी इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हम ऊप से ही कर सकते हैं, उसके बगैर हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। सेम प्रॉब्लम फंक्शन से भी हो सकती है और सेम प्रॉब्लम ऊप से भी हो सकती है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये टेक्निक लोगों की रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा सूटेबल है, इसकी क्या रीज़न्स हैं
और ये टेक्निक्स है क्या। अगर ये समझ लें तो फिर हमारे पास दो टेक्निक्स आ जाएंगी कोड करने की, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अच्छा, आजकल तीसरा एक वर्ड सुनने में मिल रहा है, उसको लोग बोल रहे हैं एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फ्रॉम फंक्शनल प्रोग्रामिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके ऊपर लोग जो है ना आजकल रिसर्च। एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब एजेंट के थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, और पहले फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती थी, वो डेवलपर करते थे, हम खुद इंसान करते थे। फिर जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया, तो अब लोग एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्ड बोल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर आजकल हाइप है इसकी कि एजेंट से हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इतनी बात आपको समझ आ गई कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग से भी हम कोड, फंक्शन मतलब कोई भी मैंने काम करना है तो हम उसके छोटे छोटे फंक्शन बना के कर सकते हैं। हमने बिल कैलकुलेटर बनाना है तो हम बिल कैलकुलेट करने के, टैक्स कैलकुलेट करने का फंक्शन बना देंगे, बिल को जमा करने का फंक्शन बना, छोटे छोटे फंक्शन बना के पूरा कोड कर लेंगे, और वक्सी उसी काम को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से भी अचीव कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या है? अब फॉर एग्जांपल हम इसको ना, यूजुअली मैं क्लासेस के अंदर इसको ऐसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर इसका फ़र्क दो बड़ा विजिबल समझ आ सकता है कि जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है ना वो फास्टर वे है टू डू थिंग्स, और जो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो लॉन्गर वे है टू डू थिंग्स। यानी ऊप में ज़्यादा टाइम लगता है एक मकसद को अचीव करने में, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फास्ट वो काम हो जाता है। अगर मैं आपको दूसरे लफ्ज़ों में ये बोलूँ कि जो सादा प्रोजेक्ट हैं या जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमें क्विकली काम करना होता है, तो वहाँ पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और जो कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़्यादा सूटेबल है लोगों की रिसर्च के मुताबिक। अच्छा, अगर हम इसको कंस्ट्रक्शन के एग्जांपल से समझें तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी समझ आएगी। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने एक फ्लैट प्लेस है, उसके ऊपर एक रूम बनाना है, सही है, तो वो यूजुअली कैसे बनाता है? वो लेबर हायर करेगा, उसका जो है वो कोई मिस्त्री वगैरह हायर करके उसको बनाना शुरू कर देगा, या उसकी जगह पे कोई नक्शा वगैरह बनाएगा। क्या करेगा वो? अगर हमने सिर्फ एक रूम बनाना है, सादा किसी गांव में एक रूम बनाना है, तो कैसे बनाते हैं हम? यूजुअली डायरेक्ट लेबर यूज़ करते हैं या नक्शा वगैरह बनाते हैं? डायरेक्ट लेबर यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इतना कम्प्लेक्स नहीं होता, सादा सा काम करना, दीवारें करो, छत डाल दो, गोल अचीव। अगर वो नक्शा बनाए तो उसको मसला क्या है? खर्चा ज़्यादा आएगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा, और ये चीज़ है। और उसको ज़्यादा सीनियर लेवल का बंदा हायर करना पड़ेगा, क्योंकि नक्शा तो हर मिस्त्री तो नहीं अंडरस्टैंड करता ना, वहाँ पे उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लेबर हायर करनी पड़ेगी टू अचीव द गोल। अच्छा, अगर यही काम हमने बुर्ज खलीफा बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम सोचें यार मैंने 150 मंजिला बिल्डिंग बनानी है और अगले दिन लेबर लगा दूँ, वो बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों प्लानिंग चाहिए? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कैलकुलेट करना ज़रूरी, क्योंकि वो ऐसे ही अगर बनाना शुरू कर दे, वो बनाना शुरू कर सकता है, लेकिन वो 2 3 4 स्टोरी के बाद सारा डंप हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कोई कैलकुलेशन, कोई मैथमेटिक्स, कोई रिसर्च कुछ भी नहीं किया और बनाना शुरू कर दिया, वो बैठ जाएगा। अब इसी यानी इसका मतलब है कि ये जो पूरा नक्शा बनाना है, पूरी प्लानिंग करनी है, पूरा आर्किटेक्चर करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द गोल। ऐसे ही है ना? अगर वो ना हो तो वो तो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। इवन 2 3 स्टोरी आपने या 4 5 स्टोरी का प्लाजा भी बनाना है तो यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, आपको एटलीस्ट स्टील डिज़ाइन, कुछ इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं टू अंडरस्टैंड कि इसका लोड कैसे बैलेंस करना है, इसको खड़ा करने के लिए। सेम ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या कहती है, वो एक्चुअल प्रोग्रामिंग की प्लानिंग है या नक्शा है, आर्किटेक्चर है उसका, यानी वो खुद कोई कोड नहीं है, वो टेक्निक है, वो आर्किटेक्चर है कोड का, वो प्लानिंग है कोड की, ताकि उससे जब हम आर्किटेक्चर बनाते हैं तो उससे एक्चुअली हम कंस्ट्रक्शन करते हैं।
तो ऊप भी क्या कहती है कि पहले प्लान कर लो, पहले आर्किटेक्चर बना लो, उस आर्किटेक्चर को यूज करते हुए कोड करो। अब इसमें मसला क्या आएगा ऊप में कि ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो ना, दो टाइम लग रहे हैं, एक पूरा प्लान बनाओ फिर प्लान का कोड करो, दो टाइम नहीं लग रहे। एज कंपेयर टू फंक्शन प्रोग्रामिंग में सीधे ही कोड करना शुरू कर देते हैं हम। बात समझ आई या नहीं आई? तो ऊप में डबल टाइम हो गया ना, पहले प्लान करो, आर्किटेक्चर बनाओ, फिर कोड करो, डबल टाइम लग रहा है। एज कंपेयर टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सीधा वेरिएबल, सीधा फंक्शन, प्लस माइनस हर चीज़ दगड़ दगड़ प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन ऊब में ऐसा नहीं है। ऊब में पहले हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, पहले प्लानिंग, वही बुर्ज खलीफा वाला माइंड में लेके आओ कि ऊब इज समथिंग कि जब कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है तो पूरा प्लान, आर्किटेक्चर चीज़ें बनती हैं, प्री प्लान होता है सब कुछ। लेकिन फंक्शन प्रोग्रामिंग वही समझो, गाँव में छोटी सी अगर आपने घर बनाना है तो यू डोंट नीड एनी मेजर प्लानिंग्स। तो अब मुझे ये बताएं कि कौन सी टेक्निक फिर ज़्यादा अच्छी है? ऊब ज़्यादा अच्छी है? दोनों अच्छी हैं, लेकिन किस पे डिपेंड करता है? नीड पे। देखो ना, आप खुद सोचो कि अगर हमें छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है तो हम उसके लिए पूरी प्लानिंग्स करने बैठ जाएं तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लग जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, फिर सीनियर रिसोर्स चाहिए जो उसको सारा समझे बनाए। एज कम्पेयर टू फंक्शन प्रोग्रामिंग से जल्दी जल्दी बन के काम गोल अचीव। बात समझ आई या नहीं आई? तो आपने क्या आंसर करना है कि दोनों ही स्ट्रेटजी या टेक्निक अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम बना क्या रहे हैं। अगर बुर्ज खलीफा बना रहे हैं तो यानी इतना बुर्ज खलीफा जैसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर ऊब यूज़ करेंगे। अगर छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से जल्दी जल्दी गोल अचीव कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, अब जब आप देखो अब कंसेप्ट कितने ज़रूरी हैं। अगर आप एआई को बताओगे तो एआई को समटाइम ये कंसेप्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। जब आप एक ही दफ़ा उसको पूरा प्रोजेक्ट नहीं समझा रहे, छोटी बात बता रहे हो, तो उसको छोटा प्रोजेक्ट समझ के फंक्शन प्रोग्रामिंग में कोड कर देगा, ऊब में कोड ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको एक ही दफ़ा में सारा कॉन्टेक्स्ट तो समझाया नहीं है कि आप कितनी बड़ी ऐप बना रहे हो। एक फीचर बनाया, दो, आप ऐड करते जा रहे हो। अब जब फीचर ऐड करते जाएंगे तो होगा क्या? वही जो मैंने एग्जांपल दी थी कि जब फ्लोर बनते जाएंगे और कोई प्लानिंग नहीं है तो क्या होगा? डंप हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इसी तरह जब आपने बगैर प्लानिंग के फंक्शन प्रोग्रामिंग में बड़ा प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, जैसे जैसे फीचर ऐड होंगे तो एक सर्टेन टाइम पे सब कुछ क्लैप्स हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा थोड़ी है कि ये सॉफ्टवेयर बिल्डिंग की तरह गिरेगा, मतलब ऐसा होगा इसमें बग्स इतने आने लग जाएंगे आप वैसे थक जाओगे। एक सॉल्व करोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा सॉल्व करोगे तीसरा, आप कहोगे यार जहाँ छोड़ो इसको जीरो से बनाना शुरू करते हैं, यानी बग्स आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह उधर बिल्डिंग क्लैप्स हो जाती है ना, नुकसान होता है, इसमें भी अगर बग्स आना शुरू हो जाए तो एक्चुअली आप हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उसमें रोज़ बग ही आई जाए, हम यूज़ करेंगे उसको? तो यार ये क्या सीन है, रोज़ ही बग आ रहा है इसमें, समझ रहे हो? तो उसको कोई भी यूज़ करना नहीं चाहता है। तो वो सॉफ्टवेयर जिसमें बग्स आ रहे हैं तो इश्यूज़ हैं। तो जब सॉफ्टवेयर में बग्स आना शुरू होते हैं ना तो वो सर का दर्द बन जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर उनको हम सजेस्ट ये करते हैं कि इसको ज़ीरो से बनाते हैं, पूरा प्लान करके, आर्किटेक्ट करके। लेकिन ऐसा करने से ये इक्वलेंट टू द कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग गिरने के। देखो, जिस तरह कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, $1-2 बिलियन में एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, तो सेम इतनी ही कॉस्ट सॉफ्टवेयर में भी लगती है टू बिल्ड अ बिग प्रोजेक्ट। $2-4 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, उससे बड़ी बात है $1 बिलियन में बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट एंड पे जाके कोलैप्स कर गया तो सब वेस्ट हो गया, फिर जीरो से बनाना। तो इट्स ऑलमोस्ट सेम गेम। जो एक बिल्डिंग बनाना जिस तरह नुकसान होता है गिरने से, उसी तरह सॉफ्टवेयर में बग्स या उसका प्रॉपर आर्किटेक्चर ना बनाओ तो सेम इश्यूज आते हैं। अब इस वजह से जो कंपनीज हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो बड़ी कंपनीज को मिलते हैं तो क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं, उनके आर्किटेक्चर्स बड़े अच्छे होते हैं, वो प्लानिंग्स बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट छोटी छोटी टीम्स को या इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारा गोल तो ये है ना कि बड़ी टीम्स में काम करना है, तो वहाँ पे जाके आपको इनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर, फिलहाल प्रोजेक्ट में या कोई छोटे मोटे क्लाइंट्स में आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आज हम कंसेप्ट सीखेंगे।
लेकिन जब आप बहुत बड़ी कंपनीज में जाओगे, फेसबुक में जाओगे, गूगल में जाओगे, इतनी बड़ी कंपनीज में, यू नीड दीज कंसेप्ट, क्योंकि वहाँ पे ये छोटे मोटे कंसेप्ट नहीं चलते हैं, क्योंकि वो बहुत कम्प्लेक्स और बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उनमें वो सारे ये वाले कंसेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ऑल सेट, समझ आ गई कि ऊप का क्यों यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या है, और वो सो ऑन। अब जी ऊप के अंदर ना कुछ उसके बेस कंसेप्ट्स हैं, यानी फंडामेंटल्स ऑफ ऊप हैं, और कुछ उसके पिलर्स ऑफ ऊप हैं। यानी क्योंकि ऊप मैंने बोला ना ये सब आर्किटेक्चर है, ये सब जो है ना डिफाइनिंग ऑफ कोड है, एक्चुअल ये कोई वर्किंग वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे हम कोई नक्शा बनवाते हैं ना, लेकिन अब मैंने पूरी बिल्डिंग नक्शे पे तो बना दी है, लेकिन वो एक्चुअल में बनी है नहीं। तो ऊप इज समथिंग कि हम पूरी बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बनी होती, एक्चुअल में उसको बाद हम बनाना शुरू करते हैं, समझ रहे हो। तो अब वो सारी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर या प्लान कैसे करना है, या उस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर या प्लान कैसे करना है, उसमें ऊप का एक बेस कंसेप्ट है, और फिर उसके कुछ यानी ऊप के फंडामेंटल्स हैं, जिस तरह प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं ना, वेरिएबल, इफ कंडीशन, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है। इसी तरह फंडामेंटल्स ऑफ ऊप है, उसका जो फंडामेंटल ऑफ ऊप यानी ऊप जिस पे सारी बेस करती है ना, दैट इज कॉल्ड क्लास। क्या कहलाता है उसको? क्लास। सारी ऊप एक कंसेप्ट पे बेस करती है, उसको हम क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। क्लास इज समथिंग कि वो यानी जिस तरह नॉट एग्जीक्यूटेबल चीज़ है, यानी ऐसी चीज़ जो नक्शा होती है, यानी वो आपने 100 क्लासेस बनाई हुई हैं, लेकिन उन क्लासेस का कोई भी इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बेजान चीज़ है, क्योंकि वो चलती हुई चीज़ नहीं है। क्लास ऐसे ही है जैसे हम आर्किटेक्चर या नक्शा बनाते हैं, लेकिन वो तो कोई एक्चुअल चीज़ नहीं है ना। तो हम क्लासेस से फिर क्या करते हैं? एक्चुअल चीज़ बनाते हैं, एक रियलिटी जिसको कहते हैं, जिससे हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, वो है ऑब्जेक्ट। यानी हम दो कंसेप्ट इसमें, जो ऑब्जेक्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, ये वहीं से निकला है। यानी जो हम ऑब्जेक्ट की डिस्कशन कर रहे थे, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट हम कब डिफाइन करते हैं? जब हम कोई एंटिटी को कोड में डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम उसका क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। यानी माइक को डिफाइन करना है कोड में, तो ये एक एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? हर वो चीज़ जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कुछ खसूसियात होती हैं, की पेयर वैल्यूज होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। और एंटिटी को प्रोग्रामिंग में डिफाइन करने की क्या स्ट्रेटजी है? उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहती है कि उस एंटिटी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बनाया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहती है कि नहीं, एंटिटी का पहले क्लास बनाओ, क्लास से ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बनना चाहिए। ये मेजर फर्क है दोनों में। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या कहती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहती है? पहले क्लास बनाओ और फिर अच्छा, अल्टीमेट दोनों का गोल ऑब्जेक्ट बनाना ही है, दोनों का गोल एंटिटी को डिफाइन करना ही है। अब आप ये बोलेंगे सर कि पूरी ऊप जो है वो एंटिटीज पे डिपेंड करती है। मैं ये कहूँगा ऊप क्या पूरा सॉफ्टवेयर ही एंटिटीज पे डिपेंड करता है। एंटिटीज ही तो स्टेक होल्डर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के। जैसे अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो हमारा किसी शॉप में चलेगा, उसका जो यूज़र है, ओनर है, वो भी क्या है? एंटिटी है। उसके अंदर जो आपने एंट्रीज करनी है, कोई प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी है, लेट्स सपोज आपने शूज़ की एंट्रीज करनी है, तो शूज़ क्या है? एंटिटी है। आपने किसी वेंडर की एंटिटी करनी है, वेंडर क्या है? एंटिटी है। तो एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज एंटिटीज। एक्चुअल तो एंटिटीज ही हैं सब। स्टूडेंट एंटिटी है, ट्रेड एंटिटी है, टेबल है, हर चीज़ ही तो एंटिटी है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एंटिटीज को डील करता है। किस एंटिटीज को? जो उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर होते हैं, उन एंटिटीज को डील करता है। समझ आई या नहीं आई? जो उस प्रोजेक्ट के क्या होते हैं? स्टेक होल्डर होते हैं, उन एंटिटीज को प्रोजेक्ट जो है वो डील करता है। जैसे अगर हम कोई पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाते हैं, यानी आप अक्सर किसी मॉल में गए होगे तो एक वो स्क्रीन लेके बैठा होता है जो एंट्रीज डाल रहा है।
अब वो एक सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एंटिटीज को हैंडल कर रहा है। कौन कौन सी एंटिटीज, हम जो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं वो भी क्या हैं, एंटिटीज है, मल्टीपल किस्म की एंटिटीज हैं। फिर हम वो जो शॉपकीपर है जो हमारी वो बिल बनाता है वो भी क्या है, एंटिटी है। हम क्या है, उसके कस्टमर, हम भी क्या हैं, एंटिटी हैं। लेकिन वो यही 3-4 चीज़ों को, और जो उस मॉल का ओनर होगा वो भी क्या है, एंटिटी है। तो वो 3-4 चीज़ों को वो सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहा है, कस्टमर को, शॉपकीपर को। अब वो प्रोडक्ट हम कहाँ से परचेज करते हैं उस, वो भी क्या है, एंटिटी है। उन वेंडर्स को, वो शॉपकीपर जो उसके बिल बना रहा है वो भी क्या है, एंटिटीज हैं। और फिर जो एक्चुअल ओनर है जिसने सारा कुछ रिजल्ट देखना है वो भी क्या है, एंटिटी है। तो एक सॉफ्टवेयर ये वो जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है ना, ये 4 चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। इसी तरह आपने फार्मेसी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो फार्मेसी का सॉफ्टवेयर भी क्या हैंडल कर रहा है, एंटिटीज को। कौन कौन सी, मेडिसन एंटिटीज, वो जो बेच रहा है सेल पर्सन एंटिटीज, डॉक्टर एंटिटीज, पेशेंट एंटिटीज, जो कस्टमर लेने आ रहा है वो एंटिटीज। इसी तरह आप डॉक्टर का बनाते हो, वो भी क्या हैंडल करेगा, एंटिटीज। तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर इज समथिंग के जो एंटिटीज को हैंडल करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो एंटिटी को हैंडल करता है। अच्छा जी, समझ आ गई है बात कि एंटिटीज क्या हैं, और ये सारी साइंस आपको होपफुली पिक हो रही है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में नहीं, टाइम कम्प्लेक्सिटी बेहतर होती है। देखो ना, जब आप किसी चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके चलते हो तो उससे टाइम बचता है या ज्यादा लगता है। अच्छा, शुरू में ऐसे ही लगता है कि ज्यादा लगता है, लेकिन अल्टीमेट टाइम उससे, अगर आप एक सादा सा अपना घर भी बनाते हो ना, आप उसको प्री प्लान करके पूरा नक्शा बना के चलोगे ना, तो ऐसे लगेगा ज्यादा पैसे लग रहे हैं यार, नक्शे वाले को भी देना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि मैंने तो ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, लेकिन अल्टीमेट टाइम कम लगता है। अदरवाइज क्या होता है, जब अपने दिमाग से आप इधर जा रहे हो गलती हो गई, उधर जा रहे हो गलती, कभी टूट रहा है, कभी बन रहा है, कभी टूट रहा है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसी तरह जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके कोड लिख रहे हो तो टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू आप इस तरह कर रहे हो। लेकिन इशू ये है, जब आप बड़ा प्रोजेक्ट कंपाइल करते हो ना, कोई कम्प्लेक्स और बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें फिर चैलेंज आता है ना। चैलेंज क्या आता है, हाँ, जब आप पूरा प्रोजेक्ट नहीं प्लान कर रहे हो तो फिर चैलेंज आ जाता है उसके अंदर। तो लेकिन समहाउ फिर टाइम तो ज़्यादा लगता है, चीज़ों को सोचने में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन एक दफ़ा सोच लें तो प्रोजेक्ट की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया यार, ऊप बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों समझा वो भी हमने समझ लिया। अब आप इसके वर्ड पे फोकस करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंटिटीज। ऑब्जेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटिटीज। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको क्यों बोल रहा है, ये कह रहा है जो ये ऑब्जेक्ट है ना, हमारी सारी प्रोग्रामिंग यानी सारा सॉफ्टवेयर एंटिटीज पे डिपेंड करता है। और ये एंटिटीज या जो ऑब्जेक्ट हैं ये हमेशा क्लास से बनेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बात समझ आ गई आपको। तो हमने सिंपल फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट, देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी एंटिटीज तो डिफाइन करनी ही पड़ती है ना। सॉफ्टवेयर किसका बनता है, एंटिटीज का। तो ऑब्जेक्ट फंक्शनल प्रोग्रामिंग में भी एंटिटीज तो बनानी पड़ेंगी, लेकिन उसमें हम एंटिटीज कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमेशा क्लास से, क्लास बस इतनी चीज़ है कि आपने ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बनाना। यानी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, लाइक आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे, स्टूडेंट इक्वल टू डिक्शनरी, फिर नेम, उसकी एज, ग्रेड, ये चीज़ें आ गई, तो ये ऑब्जेक्ट। अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाएगा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमने इसको किससे बनाया है, सादा बनाया है। अब इसी चीज़ को करने का ये वाला स्टाइल देखें। हमने पहले क्या बनाई, क्लास। अब ये क्लास बन गई और क्लास से फिर हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया।
अभी हम आएंगे, यानी जो ये S1 है ना, ये S1 ये स्टूडेंट की तरह ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने इसको बनाया कैसे? पहले क्लास बनाई है और फिर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अभी मैं इसकी सिंटैक्स पे आऊंगा कि ये हमने कैसे किया, लेकिन बेसिक्स आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फंडामेंटल है वो क्या है? क्लास। एवरी ऑब्जेक्ट शुड हैव देयर क्लासेस। विदाउट क्लासेस ऑब्जेक्ट बनेंगे नहीं। ये स्ट्रेटजी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपने कोई एक भी ऑब्जेक्ट विदाउट क्लास बना दिया तो इसका मतलब है कि आपने एक एंटिटी बना दी और उस एंटिटी को आपने बगैर क्लास से बना दिया, तो मतलब प्लानिंग तो खत्म हो गई ना। प्लानिंग क्या है? उस एंटिटी की पहले क्लास बनाना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आपने अगर वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया जैसे हमने ऊपर बना दिया तो प्लानिंग तो खत्म हो गई ना। जब प्लानिंग खत्म हो गई तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी खत्म हो गई। काम हो जाएगा लेकिन वो फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाएगी। ठीक हो गया? दोनों में समझ आ गई बात? तो बेस फंडामेंटल अगर आपको कोई पूछे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या है तो आप उसको क्या बोलोगे? क्लासेस। क्या बोलोगे? क्लासेस। ऐसा कोड जिसमें ऑब्जेक्ट क्लासेस से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड OOP। ठीक है? अच्छा, ये इसका बेस कंसेप्ट है। अब इसके हैं 4 पिलर, यानी देखें सिर्फ क्लासेस से भी आप पूरा काम कर सकते हो। अब ये भी OOP ही है, लेकिन OOP कहती है उसके 4 स्टैंडर्ड हैं, 4 पिलर हैं, 4 सतून है जिस पे पूरी OOP खड़ी है। उसको हम क्या बोलते हैं? उस पिलर में से एक पिलर है इनहेरिटेंस। क्या है? इनहेरिटेंस। एक पिलर क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? वो कहता है एक क्लास से दूसरी क्लास बने, अगर एक क्लास बनी है उससे हम ऑब्जेक्ट ना बनाएं, क्या बनाएं? एक और क्लास बना दें, तो डेट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जिस तरह इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जब पेरेंट की चीजें चाइल्ड को मुंतकिल होती हैं तो वो क्या हो रही होती है? इनहेरिटेंस हो रही होती है। वो क्या हो रही होती है? इनहेरिटेंस हो रही होती है। तो जब पेरेंट की चीजें चाइल्ड को मुंतकिल हो रही हैं वो क्या बन रहा है? इनहेरिटेंस बन रहा है। ठीक है? यानी एक क्लास से दूसरी क्लास बनाएं और दूसरी क्लास से आगे ऑब्जेक्ट बनाएं, तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है? इसी तरह दूसरा पिलर है, ऑब्जेक्ट भी होते हैं लेकिन ज्यादातर ऑब्जेक्ट नहीं होते टेक्निकली, वो क्लास ही दूसरी क्लास को पास होती है, उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट ही नहीं करते। उस इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है जैसे मेरे पेरेंट की सारी चीजें मुझे इनहेरिट होंगी, उसका मतलब क्या है? जो मेरे पेरेंट के एसेट हैं वो अल्टीमेट मुझे ट्रांसफर होंगे, वो मेरे एसेट बनेंगे। इसी तरह जो पेरेंट क्लास में जो कुछ भी है वो चाइल्ड क्लास, यानी जो क्लास बड़े पेरेंट से इनहेरिट हो रही है उसके भी वो एसेट है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? 2 क्लासेस है ना, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए के पास लेट्स 5 एसेट है, तो अब क्लास बी के अपने 2 एसेट हैं, लेकिन क्लास बी पर टोटल एसेट कितने होंगे? 7। क्यों? 5 पेरेंट के और 2 अपने, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कितनी समझ आ गई? मैं एक दफ़ा थ्योरेटिकल मैं एक दफ़ा कह रहा हूँ कि कवर कर लें, फिर मैं इसको लेके जाता हूँ कोड के ऊपर, ताकि आपको सेंस भी जब हम कर रहे होंगे ना आपको सेंस आएगी, अच्छा इसका ये मतलब था, ये मतलब या, लेकिन आपने ये याद रखना है सारी चीज़ें, फिर आपको समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अब्स्ट्रैक्शन। दूसरा पिलर क्या है? अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन क्या कहती है? अब्स्ट्रैक्शन ये कहती है कि आप जो पेरेंट क्लास है ना, जो पेरेंट क्लास है उसमें कुछ ऐसे काम सिर्फ डिफाइन करेंगे, लेकिन ये डिफाइन नहीं करेंगे ये कैसे होंगे। वैसे हम क्लासेस जब बनाते हैं ना तो हम क्लासेस में ये भी डिफाइन करते हैं ये काम कैसे होगा, लेकिन अब्स्ट्रैक्शन कहती है कि पेरेंट क्लास को अब्स्ट्रैक्ट रखो। उसका मतलब क्या है? जब हम नक्शा बनाते हैं ना, पहले हम उसका एक अब्स्ट्रैक्ट व्यू बनाते हैं,
माइंड मैप जिसे बोलते हैं कि यार ऐसे 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 होगा, लेकिन उसकी कोई भी डिटेल हम नहीं लिखते। यानी हमारे पास 2 एकड़ जगह है तो हम कहते हैं यार इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, इधर पेपर पे, लेकिन उसको क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, फिर हम हर एक चीज को डिटेल फॉर्म में डिफाइन करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। यानी अगर पेरेंट क्लास में हम सिर्फ चीजों को मिनिमल से मिनिमल डिफाइन करें और चाइल्ड क्लास में जाके डिटेल से डिफाइन करें तो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ये भी एक पिलर है OOP का। 2 पिलर डिस्कस कर लिए। अच्छा, फिर है जी इनकैप्सुलेशन। फिर क्या है इनकैप्सुलेशन, वो क्या होती है? OOP कहती है कि नॉर्मली क्या होता है जब हम एक क्लास बनाते हैं ना, तो क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट OOP के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ से बनता है? क्लास से। चाहे हम इनहेरिटेंस भी कर रहे हैं, अल्टीमेट उस लेट्स सपोज एक पेरेंट क्लास थी, A क्लास थी, एक B क्लास बन गई, तो अब मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाना है ना। जब मैं B का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पेरेंट A में 5 चीजें थी, B के अंदर 2 चीजें थी, जब मैं B से ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें आएंगी? 7 चीजें। लेकिन अगर मैं A का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कितनी आएंगी? 5। तो चाहे इनहेरिटेंस हो रही है, चाहे इनकैप्सुलेशन हो रही है, चाहे एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, अल्टीमेट वो क्लासेस ही हैं और क्लासेस से क्या बने? ऑब्जेक्ट। ये पिलर जो है ना, जो 4 पिलर हैं, ये इन्हीं क्लासेस का जोड़ तोड़ है, लेकिन अल्टीमेट क्या है? क्लासेस ही हैं। देखो ना, इनहेरिटेंस भी क्या हो रही है? 2 क्लासेस को जोड़ दिए। एब्स्ट्रैक्शन क्या है जी? बड़ी क्लास में, पेरेंट क्लास में थोड़ी चीजें रखो, लेकिन है क्या? क्लास। तो क्लास फंडामेंटल वही है, क्लास और ऑब्जेक्ट, लेकिन पिलर क्या है? उनको डिफाइन करने का तरीका। ठीक हो गया? हमने एब्स्ट्रैक्शन बना ली और एब्स्ट्रैक्शन से आगे इनकैप्सुलेशन में चलेगी। इनकैप्सुलेशन क्या कहती है कि जब आप किसी क्लास के अंदर, नॉर्मली क्या होता है क्लास में अगर 5 एसेट हैं तो उसका ऑब्जेक्ट बने तो सारे के सारे एसेट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन इनकैप्सुलेशन ये कहती है कि कुछ ऐसे एसेट्स होने चाहिए जो प्राइवेट टू दी क्लास रहें, इवन ऑब्जेक्ट बने तो ऑब्जेक्ट में नजर ना आए। यानी ऑब्जेक्ट से कुछ डाटा या एसेट क्या रहना चाहिए? हिडन रहना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, दैट इज कॉल्ड। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यार जो एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा क्लास में बिल, टोटल बिल, लेकिन जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो बिल आ जाएगा ना उसके अंदर, लेकिन वो चाहता है कि ये आना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो एसेट नजर ही नहीं आएगा तो एसेट बनाने का फायदा? एसेट बनाने का फायदा? इसका हल है, वो कहता है कि एक क्लास के अंदर हम मेथड बनाएंगे। मेथड क्या होता है ये भी समझ लो आप। एक फंक्शन जो क्लास से बाहर लिखा जाता है वो फंक्शन होता है, एक फंक्शन जो क्लास के अंदर लिखा जाता है उसी फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं। समझ रहे हो? ये अक्सर कन्फ्यूजन है कि समटाइम लोग फंक्शन बोल रहे होते हैं, समटाइम मेथड। ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर लिखा जाता है, होता वो फंक्शन ही है, सेम प्रॉपर्टीज फंक्शन वाली सारी होती हैं, लेकिन चूंकि वो क्लास के अंदर लिखा गया है तो अब वो क्या कहलाएगा? मेथड, फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो वो कह रहे हैं ऐसे प्राइवेट वेरिएबल को आप कैसे गेट करोगे? थ्रू मेथड। कैसे गेट करोगे? थ्रू मेथड। ठीक है। और ये इनकैप्सुलेशन फिर क्या कहती है कि कुछ एसेट को क्लास के अंदर से प्राइवेट रखना टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को थोड़ी मेहनत करके एक मेथड को कॉल करके वो वैल्यू गेट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट उसको नजर नहीं आए, डायरेक्ट उसको नजर नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू का नजर आना बड़ा खतरनाक चीज होती है। क्यों? ऑब्जेक्ट में से वैल्यू चेंज हो सकती है। जिस तरह ऑब्जेक्ट तो क्या है? एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू तो कभी भी चेंज हो सकती है। तो आपने एक बनाया अकाउंट का क्लास, अब उसमें आपने बैलेंस की एक की रख दी, अब वो अगर ऑब्जेक्ट में आप शो होने दो तो क्या होगा? नहीं, वो बैलेंस शो हो गया तो अब मैं प्रोग्रामिंग के अंदर उसको चेंज करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूं बैलेंस की।
लेकिन अगर मैं बैलेंस की प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर दूं तो फिर वो तो ऑब्जेक्ट में नजर ही नहीं आएगी। जब नजर नहीं आएगी तो वो चेंज भी नहीं होगी। तो जब भी मुझे गेट करनी है तो गेट बैलेंस, ताकि किसी भी तरह गलती से भी मैं वो बैलेंस को चेंज ना कर सकूं। उसको मेथड्स के मुताबिक ही करूं। कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई क्रेडिट हुआ है, कोई डेबिट हुआ है, उसकी अटेंशनली करो रादर देन कि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डायरेक्ट चेंज कर दो। सर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इनकैप्सुलेट होगी, वो इनकैप्सुलेट होगी, वेरिएबल का नाम रहेगा। एक्चुअली ऑब्जेक्ट में नजर ही नहीं आएगी वो प्रॉपर्टी। यानी नॉर्मली क्या होता है, जब आप वेरिएबल बनाते हो क्लास के अंदर, तो जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। लेकिन अगर आपने इनकैप्सुलेट किया हुआ है उस की को, तो फिर वो नज़र नहीं आएगी, की भी नज़र नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट में नज़र ही नहीं आएगी। जब ऑब्जेक्ट में नज़र नहीं आ रही तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये, अगर नज़र ही नहीं आएगी तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्लास के मेथड्स कॉल करने पड़ेंगे टू एक्सेस एंड व्यू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सर ये अक्सर जो हमारी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स होती हैं, ये सारी इनकैप्सुलेशन पे बेस कर, जब हम ओपन करते हैं तो बैलेंस की जगह पे उन्होंने आई का साइन होता है। आप मतलब उस पर क्लिक करते हैं तो विजिबल समहाउ वो तो यूआई की चीज़ें हैं, लेकिन आप समझो कि वो इनकैप्सुलेशन हुई हुई है समझने की खातिर कि शुरू में वो हिडन है, लेकिन जब आपने एक्शन लिया तो फिर वो विजिबल होगी। तो वो एक्चुअली इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट है, समझाई बात? आखिरी पिलर है, 4 पिलर बताए थे ना, कौन कौन से हैं? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरेंट हो रही है, लेकिन अगर पेरेंट क्लास में भी सेम फंक्शन है और सेम भी फंक्शन चाइल्ड क्लास में भी है, या 2 क्लासेस मैंने ए और बी बनाई, दो एक पेरेंट में भी मेथड सेम है, ए में भी मेथड सेम है, बी में भी मेथड सेम है, तो क्या होगा? तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं? मेथड ओवरराइडिंग। इस कंसेप्ट को हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जब आप एक मेथड को, जो एक मेथड पहले से बना हुआ है क्लास ए में, उसी के नाम से मेथड बी बना दे, उसी के नाम से मेथड बी क्लास में भी बना देते हो, डेट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह से अचीव हो सकती है, मेथड ओवरराइडिंग से और मेथड ओवरलोडिंग से। कितने तरीकों से अचीव हो सकती है? 2 तरीकों, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या है कि कंप्लीटली ए की क्लास का मेथड बी में कंप्लीटली ओवरराइड हो जाए। मतलब उसका नाम भी सेम था, उसके पैरामीटर भी सेम थे। जब नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है तो हर चीज सेम हो गई, तो फिर क्या होगा? मेथड ओवरराइड होगा। ओवरराइड हो गए, जो बी क्लास का मेथड है ना हमेशा वही चलेगा। ओवरलोडिंग क्या होती है? ए क्लास में मेथड था और बी में भी, उसका नाम दोनों का सेम है, दोनों का मेथड का नाम सम ही है, लेकिन पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसके 3 पैरामीटर हैं, लेकिन जो बी क्लास में मेथड है उसके 2 पैरामीटर हैं। तो अगर आप 2 वैल्यू पास करोगे तो कौन सा चलेगा? बी क्लास का। अगर 3 पास करोगे तो ए क्लास वाला चलेगा। तो इसको हम ओवरलोडिंग बोलते हैं कि आप मेथड को ओवरलोड कर रहे हो, उसको कंफ्यूज कर रहे हो बेस्ड ऑन दी पैरामीटर्स। तो अब फिर वो डिसीजन होगा कि बी क्लास का चलना है या ए का। लेकिन अगर मेथड के पैरामीटर भी सेम है, हर चीज ही सेम है, तो फिर क्या होगी? ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है? बी वाला चलेगा। हाँ, फिर तो फर्स्ट वाले, जब इनहेरिटेंस नहीं हो रही तो फिर तो फर्स्ट वाले ही चलेगा। हाँ जी, फिर उसके बाद ही हो। ये बात लॉजिकल है। जब एक देखो ना, बी से कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा दोनों का, तो फिर तो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं हो सकती ना। फिर तो फर्स्ट वाले में दोनों चीजें आ जाए, वो जो भी ऑब्जेक्ट में क्लासेस मेथड होंगे वो चलेगा। वो कॉल कर सकते हैं मैनुअली। यानी अगर आप बी क्लास में रहते हुए ए क्लास के मेथड, किसी भी मेथड को कॉल करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। सेम होगा तो वो ओवरराइड हो जाएगा। वो कैसे करना चाहिए? उसका मतलब हमारे पास उसका सुपर का वो होता है,
कीवर्ड होता है जिसकी मदद से आप चाइल्ड क्लास में रहते हुए पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हो। लेकिन जो जितनी ऊप है ना वो मैंने समझा दिया आपको जुबानी, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट समझ आ गई सबको। तो अगर मैं आपको सम अप करूं तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा यार बहुत कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो फंक्शन प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है, क्या अच्छी है, ऊप अच्छी है। फिर हमने कहा यार ऊप क्या कहती है, ऊप का फंडामेंटल क्लास पे बेस करता है। ऊप ये कहती है कि हर ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ से बनना चाहिए, क्लास से। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहती है डायरेक्ट भी बना लो, कोई इशू नहीं है। फिर हमने डिस्कस किया कि ऊप के अंदर 4 उसके पिलर्स हैं, कौन कौन से, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरेंट हो रही है तो इनहेरिटेंस हो जाती है, तो उसमें क्या होता है बी क्लास में ए की सारी खसूसियात आ जाती हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि यार अब्स्ट्रैक्शन के पेरेंट क्लास में मेथड को शॉर्ट रखो, कुछ भी लॉजिक ना डिफाइन करो, बी में रखो, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्शन। फिर हमने डिस्कस किया इनकैप्सुलेशन के यार पेरेंट क्लास के अंदर यानी क्लास के अंदर वेरिएबल्स को क्या कर दो, इन प्राइवेट कर दो ताकि वो ऑब्जेक्ट में नजर ना आए, तो इनकैप्सुलेशन अचीव हो जाती है। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर यार के 2 क्लासेस हैं उनमें कुछ मेथड सेम है नेम के साथ या पैरामीटर्स भी सेम है, तो अगर नेम और पैरामीटर दोनों सेम है तो ओवरराइडिंग, और अगर सिर्फ नेम सेम है और पैरामीटर मुख्तलिफ है तो ओवरलोडिंग। दैट्स होल अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ चाइल्ड का चलेगा, हमेशा बी का चलेगा। सर जब भी हमने प्रोग्राम ये करना है उसमें चारों पिलर्स को ऐड करना है, इट्स रियली डिपेंड्स ऑन थिंग्स कि अगर आप सिर्फ देखो ऊप क्या कहती है कि हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास से बनना चाहिए, अगर यहाँ तक भी ये अचीव है तो ऊप ही है। लेकिन आप अगर उसके अंदर ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करेगा कि अगर आप मतलब सेम मेथड चाइल्ड में भी बना देते हो तो खुद ही पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगी। अगर आप किसी वेरिएबल को चाहते हो यार ऑब्जेक्ट में ना आए तो खुद ही इनकैप्सुलेशन हो जाएगी। इनके लिए कोई सेपरेट कीवर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन ये कंसेप्ट है, यानी जब वो एक ऐसा सिनेरियो पैदा हो जाता है तो वो चीज़ हो जाती है। जब आप एक चाइल्ड क्लास बनाते हो तो इनहेरिटेंस हो जाती है। लेकिन इसकी भी टेक्निक्स हैं, मतलब ये इंसान को ख्वाब तो नहीं आएगा ना कि कैसे करना है इसको, तो इसकी पूरी टेक्निक्स हैं कि कैसे आपने एक कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में इनहेरिटेंस कब करनी है, इनकैप्सुलेशन किन तरह के प्रोसेस में करनी चाहिए, वो पूरी स्ट्रेटजीज हैं, लोग डिस्कस करते हैं उसको। लेकिन एटलीस्ट बेस आपको समझ आ जाए तो आप बाकी चीज़ें तो अचीव कर ही लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारे यूज़ केसेस बन सकते हैं इसके स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अब लेट्स सपोज आपने कोई डायग्राम वाला सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके अंदर रेक्टेंगल्स अगर आपने बनाने हैं, मतलब रेक्टेंगल को कैलकुलेट करना है, अब एक रेक्टेंगल कैलकुलेट हो सकती है शेप ए से, एक कैलकुलेट हो सकती है शेप बी से। अब आप चाहते हो यार कि सम सर्टन सिनेरियोज के अंदर कि जो रेक्टेंगल है वो हमेशा यानी जो उसका स्क्वायर है वो हमेशा बी शेप से कैलकुलेट होना चाहिए। माइट भी जब आप ड्रा उसको कर रहे हो, जब बी के अंदर ड्रा कर रहे हो तो आप चाहते हो कि हमेशा बी वाला एग्जीक्यूट हो, उसके साइजेस वगैरह, ताकि जो पेरेंट वाला है वो उसको अफेक्ट ना करे, तो आप वहाँ पे फिर आप फंक्शन ओवरराइडिंग करोगे। तो यानी ऐसे सर्टन सिनेरियोज जिसमें आप पेरेंट की चीज़ को इन्फ्लुएंस करो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में ब्रेक से भी लग सकती है, लेकिन एक चीज़ होती है हैंड ब्रेक, तो क्या करते हो आप हैंड ब्रेक प्रेस कर दो तो ब्रेक वाला काम ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाता है। ऐसे ही है ना, ब्रेक एक काम करती है, एक फंक्शन है उसका, लेकिन सर्टन सिनेरियो के अंदर आप आगे हैंड ब्रेक प्रेस करते हो तो ब्रेक वाला काम ओवरराइड हो जाता है। इस सेंस में हम फिर उसकी ज़रूरत बढ़ती है। और उसकी देखो ना, अब अगर कोई एक्सीडेंट होने लगा अल्लाह ना करे तो अब वहाँ पे हैंड ब्रेक दबाना बहुत ज़रूरी है ना, तो और ब्रेक वाली चीज़ को इनहेरेंट कर मतलब उसको ओवरराइड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हैंड ब्रेक में टेक्निक यूज़ होती है दैट्स ब्रेकिंग इज़ डिफरेंट दैन यूजुअल ब्रेक। तो जब आप हैंड ब्रेक प्रेस करते हो ना तो वो उसके अंदर मतलब वो ऑयल वाली कोई सीन होता है, उसमें वो पूरा यानी सिस्टम को जैम करता है वो,
एज़ कम्पेयर टू जो यूजुअल ब्रेक होती है वो सॉफ्ट ब्रेक होती है एज़ कम्पेयर टू हैंड ब्रेक। जब हैंड ब्रेक आप प्रेस करते हो तो हर चीज़ जैम हो जाती है। लाइक ऐसा नहीं है कि हैंड ब्रेक भी ब्रेक ही लगा रही है, उसकी वे ऑफ डूइंग यानी उसकी वर्किंग में डिफरेंस है। जब वर्किंग में डिफरेंस है तो मेथड तो ब्रेक ही है, लेकिन उसकी अंदर लिखी हुई डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, यानी उसके काम करने का तरीका बदल जाएगा। है मेथड ब्रेक ही, तो यूजुअल ब्रेक लगा रहे हो तो उसका काम करने का तरीका अलग है, हैंड ब्रेक लगा रहे हो तो उसके काम करने का तरीका अलग है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं जो यानी फुल उसको जैम कर देती हैं सारे सिस्टम को। स्पीड में आप नॉर्मल ब्रेक लगाते हो तो वो नहीं काम करती है एज़ कम्पेयर टू जब हैंड ब्रेक करते हो तो गाड़ी को टेंट हो जाती है कि अब उसको जैम होकर रुकना है अल्टीमेट। अच्छा, तो इसी सेंस में फिर हमारे पास है कि सम टाइम मेथड सेम ही होता है, यानी मेथड तो ब्रेक ही है लेकिन उसके अंदर जो लॉजिक है ना वो चेंज करनी पड़ती है हमें सर्टन सिनेरियो के अंदर। अब वो सिनेरियो क्या होगा वो टोटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे हम क्या बना रहे हैं। अच्छा, ये तो है जी ऊपर हमने बनाया फंक्शन प्रोग्रामिंग। अब इसी चीज़ का हमने क्या बनाना है, जैसे नेम है, एज है, ग्रेड है, हमने बनानी है क्लास। तो एक्चुअली क्लास क्या करती है, जो नॉर्मली जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना उसके दो हिस्से होते हैं। जो एंटिटीज़ होती हैं ना वो दो काम करती हैं, या एंटिटीज़ एक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं या एंटिटीज़ की कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एक एंटिटीज़ जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ और एक्शन का मजमूआ होती है। एक एंटिटी क्या होती है और एक्शन का। जैसे आप कहते हो कार है, कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कार का कलर वाइट है, कार का मॉडल फलां है, कार की ये, कार का फ्लो, कार 4 टायर हैं, 4 उसकी सीट्स हैं, सीट का मॉडल क्या है, सीट की कंपनी क्या है, सो ऑन, कवर की कंपनी क्या है, बहुत सारी चीज़ें। फिर उसकी कुछ एक्शन है, जैसे कार स्टार्ट होती है, कार स्टॉप होती है, कार में ब्रेक लगती है, कार में एक्सीलरेटर होता है, कार में गियर चेंज होते हैं। ऑल दीज आर एंटिटीज एक्शन। एक्शंस को हम प्रोग्रामिंग में फंक्शंस कहते हैं और प्रॉपर्टीज को वेरिएबल्स कहते हैं। ऐसे ही बोलेंगे ना। तो अब जैसे ये स्टूडेंट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी, नेम और एज। लेकिन स्टूडेंट का एक एक्शन होता है क्या, स्टडी, कि स्टूडेंट स्टडी करता है। तो ये स्टडी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन से। अब ये फंक्शन मैंने किसके अंदर बनाया है, तो अब ये क्या कहलाएगा, मेथड। क्या कहलाएगा, मेथड। ठीक हो गया। अब एक क्लास के अंदर बना बनाया फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, और वो ये अंडरस्कोर इनिट से बनता है। इस मेथड को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। मेथड या फंक्शन यूजुअली तब चलते हैं जब हम उसको कॉल करते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन क्लास में कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड होता है जो जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वो चल जाता है, रिगार्डलेस ऑफ हम उसको कॉल करें या ना। प्रोग्रामिंग में हर फंक्शन तब चलता है जब मैं उसको कॉल करता हूँ, या फंक्शन है या मेथड है। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल किस्म का फंक्शन होता है या मेथड होता है जो फौरन चल जाता है जब उस क्लास का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो अब ये क्लास है, ये इनिट इसका क्या है, कंस्ट्रक्टर है। उसके ऊपर हम आते हैं। एक क्लास है, उस क्लास के अंदर उसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको हम, यानी हम कुछ वेरिएबल्स बना सकते हैं जो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास, या प्रॉपर्टीज बना सकते हैं जो बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर क्लास। वो होते हैं, वो बनते हैं थ्रू सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ का पैरामीटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो नेम और एज है, ये किसके वेरिएबल हैं, स्टूडेंट के। ये किसके वेरिएबल हैं, स्टूडेंट के। तो अगर आपने इस क्लास की प्रॉपर्टीज बनानी है
ये इस क्लास के वेरिएबल बनाने हैं तो हमेशा किससे बनेंगे? सेल्फ से। यानी सेल्फ रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्लास को, जिस क्लास के अंदर हम हैं। तो पहला पैरामीटर हमेशा क्या होता है? सेल्फ। उसके ऊपर हम आएंगे, यानी 2-3 इसके मतलब ये तो एक हमने मेथड रखा है ना, एक स्ट्रिंग होता है, 2-3 और शेप्स के भी मेथड होते हैं इसके, लेकिन उस पर हम डिस्कस करें, वो भी बिल्ट इन होते हैं, खुद ही चलते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इतनी समझ आ गई कम्प्लेक्सिटी को समझते हुए? हर क्लास में हम एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ एक, लेकिन वो चलता कब है? जैसे ही वो क्लास का क्या बनता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्ट्रक्टर को अगर आप कॉल करना चाहो तो आप उसको कॉल नहीं कर सकते, लेकिन वो कब कॉल होता है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। कभी भी ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन आता है कि एक क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड कब कॉल होता है, तो आपने कहना है जब उसका ऑब्जेक्ट बने। अगर उस क्लास का 2 दफा ऑब्जेक्ट बनता है तो मेथड कितनी दफा कॉल होगा? 2 दफा। हर दफा ऑब्जेक्ट बनने पे वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब इसमें इस क्लास में कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 2। कौन कौन सी? और कितने इसके मेथड्स हैं? 1। कौन सा? स्टडी। जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा उससे कितने एसेट होंगे? 3। कौन कौन से? नेम, एज और स्टडी। स्टडी क्या होगा? मेथड होगा, और नेम और एज क्या होंगी? प्रॉपर्टीज होंगी। ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है? इसका सिंटैक्स क्या है? क्लास का नाम आगे क्या आ जाएगा? कॉलन। ब्लॉक बन गया। और कंस्ट्रक्टर बनाना है तो इनिट, यानी ये मेथड है तो इसकी देखो ब्रैकेट्स हैं। अब ये भी एक मेथड है ना, डेफ के कीवर्ड से मेथड बनता है या फंक्शन बनता है, फिर उसका नाम है, फिर ब्रैकेट्स हैं, फिर उसके अंदर पैरामीटर आ रहा है, कॉलन आ रहा है, और उसमें प्रिंट लगाया हुआ है हमने। अब इस स्टडी के मेथड का देखो, सेल्फ जो है ना वो क्लास के मेथड का बाय डिफॉल्ट पैरामीटर होता है, यानी हर मेथड का बाय डिफॉल्ट एक पैरामीटर तो खुद ही होगा। क्या उसमें क्या मिलेगा? उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज उसमें रिसीव होंगी। ठीक है। तो अब मुझे अगर नेम गेट करना है तो कैसे करूंगा? सेल्फ डॉट नेम। सर अगर सेल्फ को छोड़ देंगे तो वो नेम से पहले आएगा। मतलब टेक्निकली हम इसको सेल्फ कंसीडर करते हैं, यानी सेल्फ समझो उसका प्री डिफाइंड पैरामीटर है। तो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, ये 2 उसके पैरामीटर बन जाएंगे। और अगर आपने इसको किसी भी मेथड में एक्सेस करना है इन प्रॉपर्टीज को, कैसे करोगे? सेल्फ डॉट नेम। ये एफ वाला तो वो एफ स्ट्रिंग बना हुआ ना, तो उसका तो आपको आइडिया हो। अच्छा, अब हमने बना लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है? क्लास का नाम लिखा और उसको कॉल किया, जिस तरह फंक्शन को कॉल करते हैं। एक और चीज है, क्लास का नाम हमेशा बड़े लेटर से शुरू होता है, फिर हमने उसमें आर्गुमेंट पास किए। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर कि क्लास के कैसे आर्गुमेंट हो सकते हैं? देखो, क्लास के तो कोई आर्गुमेंट हमने डिफाइन नहीं किए ना, क्लास के आर्गुमेंट नहीं होते। अगर आपने उस क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है और उसके जितने पैरामीटर डिफाइन किए हैं वो आपने क्लास को कॉल करते हुए भेजने हैं। एक्चुअली जो ये एलियस जो भी एलाइज जा रहा है ये किस में जाएगा? नेम में। और ये 20 किस में जाएगा? यानी ये जो वैल्यूज पास कर रहे हो, मैंने बोला था ना, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं उसके आर्गुमेंट आप क्लास को कॉल करते हुए पास करते हो। तो एक्चुअली ये वाली वैल्यू किस में जाके सेट हो जाएगी? नेम में। और 20 किस में सेट हो जाएगा? अब इस चीज का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या है? S1। अब S1 में क्या क्या होगा? नेम, एज और नेम की वैल्यू क्या होगी? इसको हम अली कर लेते हैं ताकि और नेम की वैल्यू क्या होगी? अली। और एज की वैल्यू 20। अगर मैं प्रिंट करता हूं यहां पे, और ये भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में से मुझे कोई वैल्यू गेट करनी हो तो मैं कैसे करता हूं? डॉट लगा के। कैसे करता हूं? हमने लास्ट टाइम किया था ना, किसी ऑब्जेक्ट से कोई वैल्यू गेट करनी है तो कैसे करते हैं? डॉट लगा के। S1 डॉट नेम करेंगे तो क्या होगा? नेम मिल जाएगा। S डॉट नाउ एज करेंगे तो क्या होगा? और S1 डॉट स्टडी कॉल कर सकता हूं या नहीं?
देखो स्टडी S1 का पार्ट है या नहीं। अब वो मेथड है यानी फंक्शन है, उसको कॉल कैसे करते हैं। S1 ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के उसकी कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस हो सकती है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसका एक मेथड थी, तो मेथड तो हमेशा क्या होते हैं, कॉल होते हैं। जब मैं स्टडी को कॉल करूंगा तो ये फंक्शन चलेगा क्लास में, तो फिर क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट में क्या होगा, अली इज स्टडी। ठीक है। अब अगर आपने स्टडी को कोई पैरामीटर भी भेजना है, आर्गुमेंट भेजना है, फिर क्या करना पड़ेगा, सेल्फ के आगे पैरामीटर डिफाइन कर ले और स्टडी को कॉल करते हुए पैरामीटर भी साथ में, आर्गुमेंट भी साथ में भेज सकते हैं। समझ आई या नहीं आई, आगे पिक्चर क्लियर हो गई। इसकी कोई सीक्वेंस नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज ऊपर नीचे का कोई सीक्वेंस नहीं होता, वो रैंडम होती है, कोई ऊपर होती है कोई नीचे होती है, यानी उसका कोई सीक्वेंस मैटर भी नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर्टी के नेम पे गेट करना है ना, तो उसके लिए हमें सीक्वेंस क्या मैटर नहीं करता। स्क्वायर ब्रैकेट से भी वो भी सिंटैक्स है, ये भी सिंटैक्स है, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। एक यहाँ पे भी चल जाएगा, यानी आप S1 में से इस तरह उसकी कोई भी नेम करें, गेट एज करें, इस तरह ये भी चलेगा, दोनों में से दोनों चल जाएंगे, ये भी टेक्निक्स है वो भी टेक्निक है। फिर एक और तरीका है ऑब्जेक्ट, अभी मैंने आपको ऑब्जेक्ट के मेथड नहीं पढ़ाए थे ना, जैसे डिक्शनरी के मेथड होते हैं ना, कि हम डिक्शनरी में से इंसर्ट कर सकते हैं, सॉरी लिस्ट में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट वाला मेथड डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस थे उसके। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट के भी मेथड्स हैं बने बनाए। जैसे आप चाहते हैं यार एक ऑब्जेक्ट में सारी कीज़ मुझे मिल जाएं, कीज़ मिल जाएंगी। आप चाहते हैं सारी वैल्यूज़ मिल जाएं, सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। आप चाहते हो कि यार कोई एक प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है या नहीं, चेक करना है, वो चेक कर सकते हो आप। इस तरह के सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, वो भी हम देख लेंगे। सर सेल्फ नाम का जो यहाँ पैरामीटर यूज किया गया है, ये बिल्ट इन है यानी कि प्रीडिफाइंड सेल्फ ही यूज कर सकते हैं? हाँ, ये स्टैंडर्ड है, बाय डिफॉल्ट हम इसको यही यूज करेंगे, यानी समझो कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, हम हमेशा इसको इसी तरह डिफाइन करेंगे। सर लिस्ट में मेथड्स पढ़े थे, अपेंड करना या पॉप करना, उसमें हम लिस्ट का नाम का था, फिर डॉट लगा के पॉप या अपेंड। हाँ, इसी तरह बिल्कुल ये एस डॉट आगे लगा के कोई भी इसका मेथड कॉल कर सकते हैं। जो सर ऊपर सेल्फ है, अगर उसको उसके पैरेलल रख के देखें तो सेल्फ डॉट नेम ये उसके पैरेलल बनता है? नहीं, उसके पहले नहीं बनता। देखो सेल्फ का काम है एक क्लास के कंटेनर के अंदर जो कुछ भी है उसको मेंटेन करना, सेल्फ का काम है। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर उसको मेंटेन किसका करना काम है। यानी देखो अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में से नेम या एज मिल रही है, किसकी वजह से मिल रही है, सेल्फ की वजह से मिल रही है, क्योंकि सेल्फ ने उस कंटेनर में इसको कंटेन करके, यानी सेल्फ ने क्या किया, जो हमने कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज भेजी अली और 20 उसको रिसीव करके सेल्फ के अंदर रख दिया, सेल्फ के नेम और एज में रख दिया। जब उसका ऑब्जेक्ट बना तो S1 में जो वैल्यूज आई ये सेल्फ से आई हैं, क्योंकि सेल्फ एक्चुअली क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उसमें जो जो भी वैल्यूज हैं वो सारी किस में आ गई, ऑब्जेक्ट में आ गई। हाँ जी, ये जरूरी है कि हमेशा कोई भी मेथड अगर क्लास का बनाते हैं तो पहला पैरामीटर बाय डिफॉल्ट सेल्फ होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है ना हमें, तो उसकी प्रॉपर्टीज को रीड करने के लिए हमेशा हम पहला पैरामीटर क्या रखेंगे, सेल्फ रखेंगे। समझ आ गई बात? परेशानी तो नहीं हो रही कोई कि कंफ्यूजन हो रही हो किसी चीज की, या सही हो गया। S1 डॉट नेम अली, S1 डॉट एज 20, अली इज स्टडी। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू इसकी चेंज करनी है,
अब S1 एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, ऐसे S1 डॉट नेम इक्वल टू चौहान करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, अब उसकी वैल्यूज आ गई हैं उसके अंदर, तो अब फर्दर मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू करूँगा। एक ऑब्जेक्ट में से कोई वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, ओवर ऐड कर सकता हूँ, नई वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, कीज ऐड कर सकता हूँ, कोई की डिलीट कर सकता हूँ, वो तो सारे फीचर मेरे पास है ना। ऊप का काम मुझे ऑब्जेक्ट बना के देना है, उस ऑब्जेक्ट में फर्दर मैं जो मर्जी काम करता फिर उसका ऊप का काम उसके साथ लेना देना नहीं है। जब सेम क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनेंगे तो क्या होगा? एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बन गए, अब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आइडेंटिकल है, यानी उनका आपस में कोई लेना देना, उनकी क्लास सेम है लेकिन वो आपस में कोई लिंक नहीं रखते। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को चेंज करूंगा इसका इफेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट ऊप में, यानी जब ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, फिर उस क्लास का उस ऑब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं रहता। यानी जब S1 ही बन गया तो ऑब्जेक्ट बन गया, अब क्लास का एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई लेना देना नहीं है। समझ आई बात कि एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लिंक नहीं है। तो अगर मैं आपको इसको ड्रा करके दिखा दूं तो आप ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लास है, ठीक है, इसका हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। ये लेट्स सपोज हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ये इसका बना दिया ऑब्जेक्ट। अब सेम उस क्लास का हमने एक और बना दिया ऑब्जेक्ट। अब ये दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। लाइक इसकी कोई अब इसके पास थे 5 एसेट, कितने थे? 5 एसेट इसके। अब इसके कितने हो गए? 5 हो गए, और दूसरे के 5। अब इसने एक और ऐड कर लिया की, तो इसके कितने हो गए? इसके कितने हैं? 5। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट के आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इनका अपनी क्लास के साथ तो रिलेशन है लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। समझ आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर S1 की कीज में कुछ भी मैं चेंज करता हूं, यानी देखो ना, मैंने S1 और S2 बना लिए, अब मैंने S1 का नेम चेंज कर दिया तो क्या S2 का भी नेम चेंज हो गया होगा? नहीं, S2 का नेम नवीद ही है, S1 का नेम क्या हो गया है? जोहन। यानी आप एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, लेकिन उन ऑब्जेक्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वो आइडेंटिकल है आपस में, वो एक दूसरे से यूनिक है, उनका आपस में कोई भी रिलेशन या पंगा नहीं है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई है या नहीं आई? क्या है? तो अब हमने समझो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बेस पढ़ ली है, फंडामेंटल पढ़ ली है। क्लास क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। अगर हम इसके सिंटैक्स पे गौर करें तो हमारे पास एक क्लास का कीवर्ड है और उसके आगे क्लास का नेम। हमेशा क्लास का नाम बड़े लेटर से शुरू होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बनती हैं क्लास में, और फिर उसके मेथड या एक्शंस डिफाइन होते हैं। ठीक है, और फिर उसका क्या होता है, उस क्लास का नाम लेके हम पैरामीटर पास, आर्गुमेंट पास करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर को जाते हैं, और उसका क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। फिर उसकी ऑब्जेक्ट में से डॉट करके हम वैल्यूज को, ये डॉट करके वैल्यूज को निकालने का सिंटैक्स तो सेम ही है ना, जिस तरह नॉर्मल ऑब्जेक्ट भी बनाए। ये अगर मैं S1 डायरेक्टली बना लेता ना यहाँ पे, फिर भी एक ही बात थी, नेम अली एज 20, ऐसे बना लेता या क्लास से बनाऊं तो बात क्या है? एक्चुअली तो S1 में क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब ऐसे भी बना सकता हूं ऑब्जेक्ट या नहीं? बना सकता हूं, और क्लास से भी बना सकता हूं। एक ही बात है, दोनों तरीके से क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। ठीक है, ऑल सेट। लेकिन अगर हम क्लास से बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट तो दोनों केसेस में बनाना पड़ेगा क्योंकि एंटिटीज को के बेस पे ही सारा सॉफ्टवेयर बनता है, तो उनके लिए ऑब्जेक्ट तो बनाने पड़ते हैं। ऑल सेट।
रैप अप करें, क्योंकि ये थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल भी था, कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं, तो कल हम इसके जो बाकी के कंसेप्ट्स हैं उसको रैप अप करते हैं और फिर जो छोटे मोटे मेथड्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ऑल सेट, तो इंशाल्लाह कल फिर फर्दर हम यहाँ पे